हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड। आपको अक्सर सब्सिडरी बुक्स परेशान करते होंगे जिसमें मोस्टली जनरल और जनरल प्रॉपर अधिकतर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। आज का वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो होपफुली कि आपके सारे जितने भी कन्फ्यूज़न हैं इससे रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ओरिजिनल एंट्री की बुक और सब्सिडरी बुक्स जो कुछ भी हैं उन सबको समझेंगे। नेक्स्ट में हम जनरल के प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये हमारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसकी डेफिनेशन है कि जब बिजनेस में कोई भी लेन देन या ट्रांजेक्शन होता है तो उसे सबसे पहले जिस मूल पुस्तक में या ओरिजिनल बुक में तारीख के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है उसे ही प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कहते हैं। इसे अकाउंटिंग की फर्स्ट एंट्री बुक भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें क्या है या ओरिजिनल एंट्री। तो प्रारंभिक प्रविष्टि हिंदी का वर्ड ही पूरी इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वो हमारी क्या होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है उसके अनुसार होती है, वो होती है हमारी डेट वाइज। ठीक है, और इसको फर्स्ट एंट्री बुक भी कहा जाता है। तो होपफुली ये क्लियर रहा कि जो भी लेन देन हुआ वो सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है और डेट के अनुसार लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं। अब प्रारंभिक प्रविष्टि की सभी पुस्तकों की परिभाषाएं हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रारंभिक प्रविष्टि की बुक्स होती हैं। ठीक है, तो इनको कितने लेवल पर डिवाइड किया गया है, कितने प्रकार की होती हैं, मोस्टली होती हैं 8 प्रकार। ठीक है, अब इनके प्रकारों को हम डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली आती है हमारी कौन सी, कैश बुक या हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, रोकड़ बही। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें बिजनेस के केवल नगद और बैंक से जुड़े लेन देन लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, केवल जो कैश में होते हैं या फिर जो बैंक से रिलेटेड होते हैं उनका ही लिखा जाता है। जैसे कि कैश बुक, इसका नाम ही क्लियर है, कौन सी चीज़ें लिखी जाएंगी, जो कैश में होंगी या फिर नगद में होंगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि नगद हमने माल बेचा है या बैंक में से कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी परचेज बुक या जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रय बही। अब इसमें क्या है, केवल और केवल उधार खरीदे गए गुड्स का या माल का रिकॉर्ड रखा जाता है, नगद खरीदारी इसमें नहीं आती। अब बुक्स से सारी अलग अलग हैं, तो जो क्रय बही है या जो परचेज बुक हम बनाते हैं उसमें कैसी चीज़ें लिखी जाती हैं, उसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो उधार होती हैं। उधार भी कौन सी, जो माल खरीदा गया है। ठीक है, असेट वगैरह इसमें नहीं आते। इसमें क्या आता है, जो हमारा गुड्स है, जो माल है, जो उधार खरीदा गया है उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज बुक में। उसके बाद आती है हमारी विक्रय बही या फिर जिसे हम सेल्स बुक बोलते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, ग्राहकों को हमने जो भी माल उधार पर बेचा है, कैसा बेचा है, उधार पर बेचा है। क्योंकि नगद जो भी चीज़ें हैं वो तो हम काय में लिख चुके हैं, कैश बुक में लिख चुके हैं। तो उधार पर जो भी माल बेचा गया है वो काय में लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हमारी सेल्स बुक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारी परचेज रिटर्न बुक या फिर जिसे हिंदी में क्रय वापसी बही बोलते हैं। अब उधार खरीदा हुआ माल जब किसी खराबी या पसंद न आने के कारण सप्लायर को वापस किया जाता है, क्रय वापसी बही। क्रय का मतलब क्या है, परचेज। परचेज मतलब हमने जो खरीदा है। ठीक है, और रिटर्न बुक मतलब माल जो खरीदा गया है उसे हमने वापस कर दिया। माल वापस क्यों किया जाता है, या तो उसमें कोई खराबी हो गई, टूट फूट हो गई आते समय, या फिर हमें उसकी क्वालिटी या फिर वो पसंद नहीं आया तो हमने जिस सप्लायर से उसको खरीदा है उसे हम क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न बोलते हैं। और इसको एंट्री काय में की जाती है, परचेस रिटर्न बुक में। ठीक है, इसके लिए एक अलग से सेपरेट बुक रखी जाती है जिसे परचेस रिटर्न बुक बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक, है ना, या फिर परचेस विक्रय वापसी बही। ठीक है, अब इसकी क्या है, उधार बेचा हुआ माल जब ग्राहक किसी वजह से हमारी दुकान पर वापस लौटा देता है। अब सेल्स से क्या है, हमने जो सेल करी है, हमने जो माल बेचा है। और रिटर्न मतलब बेचा हुआ माल वापस आना। रिटर्न होना मतलब वापस आना, तो जो माल बेचा गया है उसका क्या होना, वापस आना। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, सेल्स रिटर्न हो गई, यानी कि विक्रय वापसी हो गई। और इसको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बुक। तो उधार पर बेचा हुआ माल
जब किसी वजह से ग्राहक से क्या होता है, हमारे पास वापस आता है या दुकान पर वो लौटा देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय वापसी वही। फिर उसके बाद आती है एक और, प्राप्य बिल वही या फिर बिल्स रिसीवेबल बुक जिसे बोलते हैं। तो उधार माल बेचते समय ग्राहकों से मिलने वाले कानूनी प्रॉमिसरी नोट्स या बिल ऑफ एक्सचेंज का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है। अब क्या होता है, प्राप्य बिल वही, अब हमने जब माल उधार पर बेचा है तो उसके बदले सामने वाले से हम एक नोट ले लेते हैं, ठीक है, जिसे बिल से रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है ना, जिस पर दोनों के साइन होते हैं। मतलब हमारे पास एक सबूत के तौर पर होता है कि बाद में वो देकर सामने वाले से हम पैसे ले लेंगे, है ना, एक लीगल या कानूनी तौर पर, है ना। क्या लिखा है, कानूनी प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, जिसपे सामने वाला ये वादा करता है कि भैया इतने समय बाद हम आपका इतना पैसा लौटा देंगे, कुछ इस तरीके से, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। तो इन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, बिल्स रिसीवेबल बुक में, ठीक है। कौन से माल का, माल उधार बेचते समय, ठीक है, उधार पर बेचा और सामने वाले ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया है कि भैया इतने समय बाद हम आपका जो पैसा है वो दे देंगे, तो उन सब का रिकॉर्ड काय में रखा जाता है, बिल्स रिसीवेबल बुक में, ठीक है। उसके बाद आता है दे बिल बुक या फिर बिल्स पेबल बुक। तो उधार माल खरीदे से समय सप्लायर को दिए जाने वाले कानूनी बिल का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। अब जब हमने मतलब जब हमने बेचा था तो उस समय बिल्स रिसेबल अगर हम दे रहे हैं, तो जब हमने खरीदा है तो हम क्या देंगे, बिल्स पेबल देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी जो एक समय के बाद हमें लौटाना है, तो हम भी एक कानूनी बिल, ठीक है, देते हैं, जो जिसका पैसा हमें एक समय के बाद क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो उसका उसके लिए कौन सा दिया जाता है, बिल्स पेबल दिया जाता है, और इसको जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है वो बिल्स पेबल बुक होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक आती है हमारे पास मुख्य रोजानामचा या फिर जिसे जनरल प्रॉपर कहा जाता है, ठीक है। अभी इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से जो है डाउट क्लियर होता है, डाउट क्रिएट होता है कि मुख्य रोजानामचा या फिर जनरल प्रॉपर क्या है और फिर जनरल क्या है। ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो बहुत आराम से इसको समझते हैं। मुख्य रोजानामचा या जनरल प्रॉपर, जो ट्रांजेक्शन ऊपर बताई गई किसी भी वही या बुक में नहीं आते हैं। कौन कौन सी वही, हमने क्रय वही देखी, हमने विक्रय वही देखी, ठीक है, हमने क्रय वापसी वही देखी, विक्रय वापसी वही देखी, उसके बाद बिल्स रिसेबल बुक, है ना, बिल्स पेबल बुक, ये सारी बुक्स देखी, कैश बुक देखी। तो इन सब में जो लेन देन रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं उनको हम काय में, वो बचे हुए जो ट्रांजेक्शन है जिनको उन सब बुक में से किसी में भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य जनरल, ठीक है। तो हमने मुख्य जनरल को समझा, ठीक है, जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बाकी की सब्सिडरी बुक में अगर नहीं आया तो उसे हम मुख्य रोजाना बचा में उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, कंप्यूटर या फिर मशीनरी खरीदना, क्योंकि ये क्या है, हमारा माल नहीं है, हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, तो इसकी रिकॉर्डिंग काय में की जाएगी, जनरल प्रॉपर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये है जनरल, ठीक है, वो हमने बड़ा मुख्य जनरल, ये हमारे लिए जनरल। अब इसमें क्या है, रोजाना बचा प्रारंभिक प्रविष्टि की सबसे मुख्य पुस्तक है। जब बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है तो उसे तिथि के अनुसार दो और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के आधार पर सबसे पहले इसी पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है। रोज का मतलब होता है डेली, और इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो रोज लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बुक है, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाता है ना, और दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लिखा जाता है। अब मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको डाउट जो क्रिएट करती है उसको सॉल्व करते हैं कि मुख्य जनरल जो है, जनरल प्रॉपर और जनरल में डिफरेंस क्या है। जब कोई बिजनेस छोटा होता है तो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको काय में रिकॉर्ड किया जाता है, जनरल में। अब चाहे वो कैश हो, चाहे वो उधार का हो, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो विक्रय वापसी विक्रय वापसी हो, क्रय वापसी हो, क्रय हो, सेल्स, कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा वो हम काय में रिकॉर्ड करेंगे, सब कुछ जनरल में। वैसे हम मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस छोटा है और इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस बहुत बड़ा है और जनरल का साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम इसमें ही रिकॉर्ड करेंगे, तो उस समय क्या होती है, उस समय बनती हैं सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हमने देखा कौन कौन सी बुक्स थी हमारी, उसमें थी हमारी सबसे पहले थी कैश बुक, ठीक है। सबसे पहले कैश बुक मतलब जितनी भी, जब बिजनेस बड़ा हो गया है तो कैश की चीज़ें कैश बुक में डाल देंगे, ठीक है। क्रय जो उधारी की खरीदी है उसको क्रय वही में डाल देंगे, उधार का जो माल बेचा है उसको विक्रय वही में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रय वापसी वही जो होगी इसमें
हम जो क्रय वापसी आई होगी वो डाल देंगे, है ना। विक्रय वापसी में जो विक्रय वापसी हुई होगी उसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद बिल से रिसीवेबल से रिलेटेड चीज़ें प्राप्य बिल वही में आ जाएंगी, डेबिल वही में, बिल से पेबल चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और फिर जो बचे हुए ट्रांजेक्शन्स होंगे जो इन सब में नहीं आए होंगे उनको हम काय में डाल देंगे, मुख्य रोजाना मचा में या फिर जनरल प्रॉपर में। आया समझ में। तो जब बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम इतनी सारी बुक को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। और फिर बचे हुए ट्रांजेक्शन जो उन सब बुक में नहीं आए होते हैं उसको मुख्य जनरल में करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस का आकार कैसा होता है, हमारा बिजनेस का आकार छोटा होता है, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन अलग बुकें नहीं बनाते हैं, सिर्फ जनरल में ही उन सब की एंट्री कर दी जाती है। तो होपफुली कि आपका जो ये डाउट होगा वो क्या होगा क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, जनरल का फॉर्मेट है, जिसमें ऊपर हम जनरल एंट्रीज जिसकी भी ये बुक्स बन रही होती हैं उनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेसर्स अभिनव एसोसिएट्स हैं, उनकी ये बुक्स हैं, तो जनरल एंट्रीज ऑफ अपन क्या लिखेंगे, मेसर्स अभिनव एसोसिएट्स। अब यहाँ पर जो भी हमारी क्या लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है। यहाँ पर हम जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, उससे रिलेटेड छोटा सा नरेशन एक कोष्टक में यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है लेजर फोलियो नंबर, यहाँ पर डेबिट अमाउंट लिखी जाती है, यहाँ पर लिखी जाती है क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो नंबर होता है कि जब लेजर में इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो वहाँ पर इस एंट्री का जो पेज नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जनरल का फॉर्मेट हो गया। और ये जनरल के फॉर्मेट के जो एलिमेंट है उनको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे दी है। क्या है, दिनांक, सबसे पहले डेट था हमारा, तो लेन देन की जो भी तारीख होती है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, दिनांक वाले कॉलम में। उसके बाद आता है विवरण, तो विवरण जो सेकंड वाला हमारा ये वाला जो पार्ट है इसमें हम क्या लिखते हैं, विवरण लिखते हैं। इसमें प्रभावित होने वाले दोनों खातों के नाम यानी डेबिट क्रेडिट पार्ट लिखा जाएगा और संक्षिप्त में क्या लिखा जाएगा, उसका नरेशन। उसके बाद खाता प्रश्न संख्या या फिर LF शॉर्ट में हम लिखते हैं और लेजर फोलियोस का डिटेल नाम है। इसमें लेजर या खाता बही का वह पेज नंबर लिखा जाता है जहां इस एंट्री की पोस्टिंग की गई, ठीक है। डेबिट राशि में डेबिट होने वाले खाते के सामने डेबिट वाली रकम लिखी जाती है और क्रेडिट राशि इसके सामने क्रेडिट होने वाले खाते के सामने क्रेडिट की जो अमाउंट होती है वो लिखी जाती है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगर हम देखें, जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो जो विवरण होता है उसमें जैसे मान लीजिए हमने कुछ माल खरीदा है, तो उसके लिए जो कुछ भी होगा वो हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में जनरल एंट्रीज को प्रॉपर फॉर्मेट में करके देखेंगे कि किस तरीके से इसकी एंट्री होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।